हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पब्लिक पॉलिसी लोक नीति ये आपका एक सब्जेक्ट है। आज के इस वीडियो में हम आपके इस सब्जेक्ट की यूनिट 1 के चैप्टर 1 को काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे से समझेंगे। देखिए दोस्तों, पब्लिक पॉलिसी ये आपका एक सब्जेक्ट है। आज के इस वीडियो में हम आपके इस सब्जेक्ट के यूनिट 1 के चैप्टर 1 को काफ़ी डिटेल में यहाँ पर समझने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का यहाँ पर नाम है लोक नीति का निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लोक नीति के बारे में काफ़ी सारी बातें यहाँ पर आपको समझनी है। सारी की सारी बातें आपको काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे से समझाई जाएंगी। बस दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि सारी बातें आप सही से समझ सकें। दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है लोक नीति का अर्थ और विशेषताएं। व्हाट इज़ पब्लिक पॉलिसी। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक बात बिल्कुल कंफर्म समझ लो, कई बार जब आप पढ़ोगे लोक नीति को, पब्लिक पॉलिसी को जब आप पढ़ोगे तो कई बार शब्द आएंगे जैसे कि सार्वजनिक नीति। तो लोक नीति और सार्वजनिक नीति और पब्लिक पॉलिसी तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो लोक नीति हिंदी में, हम पब्लिक पॉलिसी को हिंदी में लोक नीति कह लेते हैं और कई बार हम इसे सार्वजनिक नीति भी कहते हैं। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, लोक नीति या सार्वजनिक नीति। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोक नीति के अर्थ को समझते हैं। लोक नीति का मतलब सरकार द्वारा किसी समस्या को हल करने या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाए गए नियम, कानून और योजनाएं हैं। यह समाज को प्रभावित करने वाले सरकारी फैसलों का एक ढांचा होता है। सरल शब्दों में जो सरकार करने या ना करने का फैसला करती है वही लोक नीति है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सामान्य अर्थों में यहाँ पर लोक नीति का मतलब बताया गया है। लोक नीति का मतलब यही है, सरकार जो नीतियाँ बनाती है उसे हम लोक नीति कहते हैं। यहाँ पर देखिए सरकार किसी समस्या को हल करने या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो नियम, जो कानून या जो योजनाएं लाती है उसी को हम लोक नीति कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम लोक नीति से संबंधित जो चैप्टर्स हैं उनको हम कवर करेंगे वैसे वैसे लोक नीति का अर्थ और ज़्यादा स्पष्ट होता चला जाएगा। लोक नीति क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। जब हम लोक नीति के अलग अलग जो चैप्टर्स हैं इनको हम जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो वैसे वैसे आपको लोक नीति का अर्थ और लोक नीति की जो अलग अलग विशेषताएं हैं वो और अच्छे से समझ में आएंगी। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो बहुत सामान्य अर्थों में यहाँ पर आपको बताया गया है कि लोक नीति का अर्थ यही है कि सरकार के द्वारा किसी समस्या को हल करने या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाए गए नियम, कानून और योजनाएं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि सरकार जनता के लिए जो नीति बनाती है उसे हम लोक नीति कहते हैं, या सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों को हम लोक नीति कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है जो सरकार करने या ना करने का फैसला करती है, मतलब सरकार जो कोई काम करने का फैसला करती है या किसी काम को ना करने का फैसला करती है वही लोक नीति है। अभी हम इसके अर्थ को भी समझेंगे। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इससे हम यहाँ पर सारी जानकारी को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, एक उदाहरण है यहाँ पर सरकार का शिक्षा को अनिवार्य बनाना। अब देखिए सरकार का शिक्षा को अनिवार्य बनाना मतलब किसी देश की सरकार अगर शिक्षा को अनिवार्य बनाती है तो ये भी उस देश की सरकार की लोक नीति है, ठीक है। लेकिन ये किस तरह की लोक नीति है, तो ये सकारात्मक लोक नीति है, ठीक है। इसके अलावा सरकार का बेरोजगारी दूर करने के लिए योजना बनाना। अगर किसी देश की सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए कोई योजना बनाती है तो ये भी एक लोक नीति है। लेकिन ये किस तरह की लोक नीति है, तो ये है सकारात्मक लोक नीति। इसके अलावा लोक नीति का एक उदाहरण यहाँ पर और दिया गया है। अगर सरकार किसी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग के खिलाफ सख्त कानून न बनाने का फैसला करती है तो यह भी लोक नीति का हिस्सा है। लेकिन ये किस तरह की लोक नीति है, तो ये नकारात्मक लोक नीति है। तो यहाँ पर आप मेरी बात को समझे होंगे कि यहाँ पर ये लाइन लिखी गई है कि सरकार करने या ना करने का फैसला करती है वही लोक नीति है, ठीक है। सरकार जो काम करने
का फैसला करती है या कोई काम ना करने का फैसला करती है, वो लोक नीति है। तो मतलब लोक नीति सकारात्मक भी हो सकती है और लोक नीति नकारात्मक भी हो सकती है। मतलब जहाँ पर सरकार कुछ कार्य करे, कुछ नीति बनाए किसी किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए कोई नीति बना रही है सरकार, तो ये भी लोक नीति है। और किसी चीज़ के लिए अगर सरकार कोई नीति नहीं बना रही है तो ये भी लोक नीति का हिस्सा है। तो आई होप यहाँ पे आपको बातें समझ में आई होंगी। बाकी जैसे जैसे हम चैप्टर्स को जैसे जैसे हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे और जो आगे के जो और चैप्टर्स हैं इस सब्जेक्ट के उनको कवर करेंगे, वैसे वैसे लोक नीति, ये जो लोक नीति का विषय है वो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर अब हम बात करते हैं लोक नीति की विशेषताओं की। अब लोक नीति की क्या विशेषताएं हैं, तो अब हम इसे समझते हैं। लोक नीति सरकार द्वारा बनाई जाती है और इसे लागू करने का अधिकार भी सरकार के पास होता है। ध्यान रखना, पहली विशेषता तो ये हो गई लोक नीति की कि जो लोक नीतियाँ होती हैं, ठीक है, वो सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट कंपनी बना रही है लोक नीति, ऐसा नहीं है। लोक नीति सरकार के द्वारा बनाई जाती है और इसे लागू करने का अधिकार भी सरकार के पास होता है, ठीक है। सार्वजनिक हित, इसका मुख्य उद्देश्य, जो लोक नीतियाँ बनाई जाती हैं उनका मुख्य उद्देश्य समाज की भलाई करना होता है, जैसे कि शिक्षा से संबंधित शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि लोक नीति की एक विशेषता है सार्वजनिक हित। इसके अलावा लोक नीति की एक विशेषता है कि लोक नीति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है लोक नीति। इसके अलावा अलग अलग स्तरों पर लागू होना। देखो, लोक नीति सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्य और स्थानीय स्तर पर भी बनाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में केंद्र सरकार भी है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर की भी सरकार है, ठीक है, राज्य सरकार भी है और स्थानीय शासन व्यवस्था भी भारत में है, ठीक है। नगर पालिका, पंचायत भी भारत में होती हैं, यानी कि स्थानीय सरकार भी होती है। तो जो नीतियाँ हैं, जो लोक नीतियाँ हैं, वो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं की जाती या सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बनाई जाती, वो राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर भी बनाई जाती हैं। मतलब अलग अलग लेवल्स पर लोक नीतियाँ बनाई जाती हैं और अलग अलग लेवल्स पर लागू की जाती हैं, ठीक है। बनाई जा सकती हैं या लागू की जा सकती हैं, तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। लोक नीति शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि को प्रभावित करती हैं। मतलब कई सारे क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। देखिए, अभी मैं और अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, तो आप यहाँ पर सारी बातों को समझते चलें। नियमित रूप से बदली जा सकती हैं। देखिए दोस्तों, समाज की ज़रूरतों और परिस्थितियों के अनुसार लोक नीति को बदला या सुधारा जाता है, ठीक है। समय के अनुसार लोक नीति में बदलाव होते रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर मैंने जो आपको पहला टॉपिक बताया उसमें मैंने आपको बताया लोक नीति का अर्थ और लोक नीति की विशेषताएं। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमने बहुत सामान्य अर्थों में लोक नीति के अर्थ को समझा, लोक नीति की बहुत ही सामान्य विशेषताओं को समझा। लेकिन ध्यान रखिए, आप यहाँ पर पूरा का पूरा लोक नीति का चैप्टर ही पढ़ रहे हो, तो जो अलग अलग जो चैप्टर्स हैं, जैसे जैसे आप उनको भी पढ़ेंगे तो आपको लोक नीति की जो अलग अलग विशेषताएं हैं या जो लोक नीति का व्यापक अर्थ है वो और अच्छे से आपको क्लियर होता चला जाएगा, जैसे जैसे आप अलग अलग इसके चैप्टर्स को भी पढ़ेंगे। आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अभी हमने यहाँ पर एक टॉपिक को कवर किया, लोक नीति का अर्थ और विशेषताएं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा टॉपिक है अनुशासन का इतिहास। अब देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है इसमें यहाँ पर हमें यही बातें पढ़नी है, यही बातें समझनी है कि ये जो लोक नीति है ये एक विषय के रूप में किस तरह से विकसित हुई। मतलब आज हम पब्लिक पॉलिसी का ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये किस तरह से विकसित हुआ। एक सब्जेक्ट के रूप में पब्लिक पॉलिसी का या लोक नीति का किस तरह से विकास हुआ, यही सारी बातें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आई होप सभी को बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनुशासन या यहाँ पर डिसिप्लिन का क्या मतलब है। तो यहाँ पर अनुशासन या डिसिप्लिन का मतलब यही है कि एक विषय के तौर पर, ठीक है, एक प्रॉपर विषय के तौर पर किस तरह से
किस तरह से इसका मतलब विकास हुआ। तो यहाँ पर हम पब्लिक पॉलिसी को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर यही बातें हैं कि पब्लिक पॉलिसी का एक विषय के तौर पर, एक सब्जेक्ट के तौर पर किस तरह से विकास हुआ। तो यहाँ तक क्लियर होगा। तो देखिए, लोक नीति का अध्ययन एक अलग विषय के रूप में 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में विकसित हुआ। इसका मुख्य कारण प्रशासन और राजनीति को अलग अलग अध्ययन क्षेत्रों के रूप में देखना था। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर क्यों, मतलब लोक नीति एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर क्यों विकसित हुआ, तो यहाँ पे एक कारण बताया गया है कि प्रशासन और राजनीति को अलग अलग अध्ययन क्षेत्रों के रूप में देखा गया, जिस कारण से हम देखते हैं कि लोक नीति एक अलग सब्जेक्ट के रूप में दिखाई देने लगा। अब यहाँ पे बात को समझिए, पहले क्या होता था दोस्तों, बहुत पहले अगर हम जाएं, ठीक है, कई शताब्दियों पहले अगर हम बात करें, तो जो राजनीति विषय था उसी में हम कई सारी चीज़ों का अध्ययन कर लेते थे, जैसे कि प्रशासन। जैसे कि आज हम लोक प्रशासन को अलग से पढ़ते हैं, लेकिन बहुत पहले अगर हम बात करें तो प्रशासन और राजनीति वगैरह को मतलब ज़्यादा अंतर नहीं देखा जाता था। तो जब प्रशासन को, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, और जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, उसको अलग अलग करके देखा जाने लगा, तो ये भी देखा गया कि लोक नीति भी एक अलग विषय के रूप में विकसित हो सकता है। अब एक अलग सब्जेक्ट के रूप में किस तरह से इसका विकास हुआ, तो अब हम इसको समझते हैं। लोक नीति के विकास में यहाँ पर कुछ विद्वानों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। देखिए, वुडरो विल्सन, उनके निबंध द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने लोक नीति और प्रशासन को समझने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम रखा। मतलब वुडरो विल्सन के द्वारा एक निबंध लिखा गया था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो लोक नीति के विकास में इस निबंध की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि लोक नीति को आज हम एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं। तो इसका जो शुरुआती विकास हुआ, इसमें वुडरो विल्सन, हैरोल्ड लासवेल, इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो अभी हम वुडरो विल्सन की बात करें तो उन्होंने एक निबंध लिखा था बहुत पहले, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसने लोक नीति के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है, मतलब एक शुरुआती भूमिका इसने निभाई, शुरुआती, ठीक है। इसके अलावा हैरोल्ड लासवेल, तो उन्होंने लोक नीति को एक व्यवस्थित और बहुआयामी अध्ययन के रूप में विकसित किया। नीति निर्माण प्रक्रिया, उसके विभिन्न चरणों और उसमें शामिल हितधारकों का विश्लेषण किया। मतलब हैरोल्ड लासवेल ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लोक नीति को एक व्यवस्थित और बहुआयामी अध्ययन के रूप में विकसित किया। नीति निर्माण, मतलब इन्होंने कई सारी चीज़ें, मतलब जैसे कि कई सारी बातें इन्होंने लोक नीति से संबंधित सामने रखी। नीति निर्माण प्रक्रिया के बारे में इन्होंने कई सारी बातें रखी, जैसे कि अभी हम नीति चक्र के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इनकी जो हैरोल्ड लासवेल हैं, इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें। तो दोस्तों, वुडरो विल्सन और हैरोल्ड लासवेल, इन्होंने कुछ शुरुआती, मतलब लोक नीति के विकास में कुछ शुरुआती इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद आगे किस तरह से लोक नीति का विकास हुआ, तो यहाँ पर बताया गया है कि 1950 से लेकर 1980 के टाइम पीरियड के बीच में चार्ल्स लिंडब्लॉम, उन्होंने इंक्रीमेंटलिज्म का सिद्धांत दिया, जिसमें बताया कि नीतियाँ धीरे धीरे छोटे छोटे सुधारों के जरिए बनती हैं, न कि हमेशा पूरी तरह से नियोजित ढांचे के अनुसार। मतलब इन्होंने भी अपना एक सिद्धांत सामने रखा नीति से संबंधित। इस तरह से लोक नीति को विकास में मदद मिली, लोक नीति के सब्जेक्ट को अपना विकास करने में एक मदद मिली। इसके अलावा लोक नीति के अन्य विषयों का समावेशन, जैसे जैसे लोक नीति का अध्ययन बढ़ा, इसमें अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और प्रशासन जैसे विषयों को भी शामिल किया गया। इसके अलावा अब देखिए दोस्तों, इस पॉइंट में आपको कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और विचारधाराएं यहाँ पर बताई गई हैं, कुछ सिद्धांत बताए गए हैं जिन्होंने लोक नीति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि हैरोल्ड लासवेल की किताब पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ ने नीति विज्ञान के सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर जोर दिया। डेविड ईस्टन की किताब द पॉलिटिकल सिस्टम ने राजनीतिक प्रक्रिया और नीति निर्माण के संबंध को समझाया।
चार्ल्स लिंडब्लॉम की पुस्तक द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू ने बताया कि सार्वजनिक नीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी धीरे धीरे छोटे छोटे सुधारों से आगे बढ़ती है। इसके अलावा जॉन किंगडन की पुस्तक एजेंडाज अल्टरनेटिव्स एंड पब्लिक पॉलिसीज़ ने बताया कि लोक नीतियाँ कैसे राजनीतिक माहौल और सामाजिक प्राथमिकताओं के अनुसार बनती हैं। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ बातें अभी समझ नहीं आ रही होंगी सही से, लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको एक मतलब पूरा का पूरा एक निष्कर्ष दे दूंगा जिससे आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अभी बस यहाँ पर एक पॉइंट और रह गया है, इसे भी सुने, इसे भी समझें। तो वर्तमान समय में लोक नीति का महत्व। देखिए, अब लोक नीति को एक समग्र सामाजिक विज्ञान माना जाता है। नीति निर्माण में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सहभागिता को महत्व दिया जाता है। निष्कर्ष, लोक नीति का अध्ययन 1887 से शुरू हुआ और 20वीं सदी में इसे एक स्वतंत्र अनुशासन यानी कि एक स्वतंत्र विषय का रूप मिला, अनुशासन का रूप मिला। इसमें समय के साथ नए सिद्धांत जुड़े जिससे यह एक व्यापक और बहुआयामी विषय बन गया। देखिए दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। नहीं भी समझ में आई तो मैं आपको एक बार और अच्छे से यहाँ पे सारी बातें समझा देता हूँ। पॉइंट मैंने यहाँ पर ये आपको पहले क्लियर कर दिया कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर हम यही समझ रहे थे कि लोक नीति का एक विषय के तौर पर एक अनुशासन या डिसिप्लिन के तौर पर किस तरह से विकास हुआ। तो इसमें हमने यही देखा कि 19वीं सदी के अंत से इसका विकास शुरू हुआ और 20वीं सदी तक ये जो लोक नीति है ये विकसित हुआ, ये एक विषय के रूप में ये विकसित हुआ। अब शुरुआती दौर में हमने देखा कि वुड्रो विल्सन, हैरोल्ड लासवेल, इनकी जो इन्होंने एक शुरुआती योगदान दिया लोक नीति के विकास में। इसके बाद हम देखते हैं 1950 के बाद इसमें कुछ सिद्धांत कई सारे, जैसे कि यहाँ पर चार्ल्स लिंडब्लॉम का नाम दिया गया है, तो कुछ विद्वानों के द्वारा कुछ सिद्धांत दिए जाते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे कई सारे सिद्धांत भी लोक नीति में शामिल होते हैं। तो कई सारे जब सिद्धांत शामिल होते हैं तो इससे भी लोक नीति का विकास होता है। और यहाँ पर भी आपको कई सारी बातें बताई गई हैं कि कई सारे विद्वानों ने कई सारी पुस्तकें लिखी जो कि लोक नीति के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने जो पुस्तकें लिखी, ये जो विद्वानों ने पुस्तकें लिखी, इसमें इन्होंने लोक नीति से जुड़े सिद्धांतों को शामिल किया। मतलब इन्होंने लोक नीति के बारे में कई सारी बातें बताई जिससे कि लोक नीति का एक अनुशासन के रूप में विकास हुआ, एक विषय के तौर पर इसका विकास हुआ। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा टॉपिक है लोक नीति का अध्ययन क्यों जरूरी है, वाई शुड वी स्टडी पब्लिक पॉलिसी। तो देखिए दोस्तों, शासन को समझना, लोक नीति का अध्ययन क्यों जरूरी है। तो एक चीज़ है यहाँ पर कि शासन को समझने के लिए लोक नीति का अध्ययन जरूरी है। लोक नीति का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि सरकार कैसे काम करती है और कैसे निर्णय लेती है। यह जानकारी हमें यह समझने में मदद करती है कि नीतियाँ कैसे बनती हैं और उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला पॉइंट हो गया कि शासन को समझने के लिए लोक नीति का अध्ययन जरूरी है। इसके अलावा सामाजिक बदलाव, लोक नीति के जरिए गरीबी, शिक्षा और पर्यावरण जैसे बड़े मुद्दों को हल किया जा सकता है। नीतियों का अध्ययन करके हम यह जान सकते हैं कि कैसे बेहतर नीतियाँ बनाकर समाज में सुधार लाया जा सकता है। तो सामाजिक बदलाव लाने के लिए भी लोक नीति का अध्ययन जरूरी है। लोक नीति का अगर हम देखिए, लोक नीति के जरिए गरीबी, शिक्षा और पर्यावरण जैसे बड़े मुद्दों को हल किया जा सकता है। मतलब लोक नीति का महत्व बहुत ज़्यादा है। और लोक नीति का अगर हम अध्ययन करते हैं, अगर हम लोक नीति से संबंधित जो सिद्धांत हैं, लोक नीति का क्या अर्थ है, अगर हम इसको समझते हैं, लोक नीति विषय को काफ़ी अच्छे से अगर हम समझते हैं तो इससे बेहतर नीतियां बनाई जा सकती हैं। इसके साथ ही नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना, लोकतंत्र में सरकार को जवाबदेह बनाना जरूरी है। जब हम लोक नीति को समझते हैं तो हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं और नीतियों में सुधार की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न विषयों की समझ, लोक नीति अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और पर्यावरण जैसे कई विषयों से जुड़ी होती है।
इसका अध्ययन करने से हमें इन विषयों की गहरी समझ मिलती है और हम जटिल समस्याओं का बेहतर समाधान ढूंढ सकते हैं। तो विभिन्न विषयों की समझ मिलती है लोक नीति के अध्ययन से। वैश्विक चुनौतियों से निपटना। आज की दुनिया में जलवायु परिवर्तन, प्रवासन और स्वास्थ्य संकट जैसी वैश्विक समस्याएं हैं। लोक नीति का अध्ययन करके हम इन समस्याओं को समझ सकते हैं और उनके समाधान के लिए बेहतर नीतियां बना सकते हैं। तो आज के टाइम पर हम देखते हैं कि कई सारी वैश्विक चुनौतियां हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, प्रवासन, स्वास्थ्य संकट जैसी कई सारी वैश्विक समस्याएं विश्व में हैं। तो अगर हम लोक नीति का अध्ययन करते हैं, पब्लिक पॉलिसीज़ का अगर हम अध्ययन करते हैं, तो पब्लिक पॉलिसी के अध्ययन के जरिए हम ये जो समस्याएं हैं इनको सही से समझ सकते हैं और इनके समाधान के लिए बेहतर नीतियां बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया, मतलब ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि लोक नीति का अध्ययन क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने कई सारे पॉइंट्स में समझा कि इसलिए लोक नीति का अध्ययन ज़रूरी है। अगर हम लोक नीति का अध्ययन करते हैं तो हम शासन को समझ पाते हैं, सरकार को समझ पाते हैं कि सरकार किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से निर्णय ले रही है। इसके अलावा समाज में कई जैसे कि कई सारी जो समस्याएं हैं उनको हम हल कर सकते हैं, कई सारी सामाजिक समस्याओं को, ठीक है, जैसे कि गरीबी, शिक्षा या पर्यावरण से जुड़ी जो समस्याएं हैं इनको हम लोक नीति के जरिए काफ़ी अच्छे से हल कर सकते हैं। इसके अलावा नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना, विभिन्न विषयों की समझ, वैश्विक चुनौतियों से निपटना, तो कई सारे कारण यहाँ पर दिए गए हैं जिसके लिए लोक नीति का अध्ययन जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं नीति निर्माण, नीति चक्र। अब देखिए नीति किस तरह से बनती है, ठीक है, नीति निर्माण किस तरह से होता है, अब हम यहाँ पर इसको समझ रहे हैं। आगे के चैप्टर्स में भी आप काफ़ी कुछ समझेंगे नीति निर्माण से संबंधित जो अलग अलग सिद्धांत है आप उनको भी काफ़ी डिटेल में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सामान्य सी बात बताई गई है नीति निर्माण से संबंधित, जो कि नीति चक्र के रूप में आपको यहाँ पे बातें बताई गई हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। इससे आपको एक व्यापक समझ मिलेगी कि नीति किस तरह से बनाई जाती है, पॉलिसीज़ किस तरह से बनाई जाती हैं। तो देखिए सरकार जब कोई नीति बनाती है तो वह एक तय प्रक्रिया से गुजरती है। मतलब यहाँ पर हम उस प्रक्रिया की बात करने जा रहे हैं जिस प्रक्रिया से सरकार नीति बनाती है, ठीक है, उसे हम नीति चक्र के रूप में यहाँ पर हम समझेंगे, जिसे नीति चक्र कहा जाता है। ठीक है, सरकार जब कोई नीति बनाती है तो वह एक तय प्रक्रिया से गुजरती है जिसे नीति चक्र कहा जाता है। इस विचार को सबसे पहले हैरोल्ड लासवेल ने, मतलब यहाँ पे ये जो हम नीति चक्र को अभी पढ़ेंगे, ये जो नीति चक्र का ये जो विचार है कि किस तरह से नीति निर्माण होता है, ठीक है, इसको सबसे पहले हैरोल्ड लासवेल ने पेश किया था और बाद में जॉन और वैग्रिच तथा फर एट अल ने इसे और विकसित किया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम नीति चक्र को समझते हैं। देखिए दोस्तों, नीति चक्र का मतलब यही है कि किस तरह से नीति बनाई जाती है, किस तरह से पॉलिसी बनाई जाती है। तो देखिए नीति चक्र के 5 चरण हैं। पहला है एजेंडा सेटिंग। सरकार यह तय करती है कि किन समस्याओं को हल करना जरूरी है। पहले क्या होता है कि जो पहला चरण है नीति चक्र का, नीति बनाने का, उसमें सरकार यह तय करती है कि किन समस्याओं को हल करना है। ठीक है, दूसरा चरण है नीति निर्माण का। समस्या के समाधान के लिए, यानी कि सरकार ने जो भी एजेंडा सेट कर रखा है, जो भी समस्याएं सरकार को हल करनी है, उस समस्या के समाधान के लिए अलग अलग विकल्प तैयार किए जाते हैं या कई सारी नीतियां बनाई जाती हैं। जो सही नीति लगती है, जो विकल्प सही लगता है, ठीक है, उसको अपनाया जाता है। कहने का मतलब यही है कि जो दूसरा चरण है, इसमें नीति का निर्माण किया जाता है। तीसरा चरण है निर्णय लेना। सबसे उपयुक्त नीति को चुनकर इसे लागू करने का फैसला किया जाता है। मतलब नीति बना ली गई, अब इसे लागू किया जाता है। ठीक है, निर्णय ले लिया जाता है कि इसे लागू करना है। इसके बाद नीति कार्यान्वयन, यानी कि जो भी नीति बनाई गई है उसको ज़मीन पर लागू किया जाता है, योजनाएं चलाई जाती हैं। मतलब ज़मीनी स्तर पर नीति को लागू किया जाना ही नीति कार्यान्वयन है। इसके अलावा
नीति का पांचवा चरण है नीति चक्र का नीति मूल्यांकन। यह जांचा जाता है कि नीति सफल हुई या नहीं और ज़रूरत पड़ने पर इसमें सुधार किया जाता है। बहुत सिंपल है दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कि मान लो दोस्तों कि सरकार, किसी भी देश की सरकार, ये एक मतलब किसी देश की सरकार, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी देश की सरकार यह तय करती है कि जो नदियां हैं इनको हमें साफ़ करना है। ठीक है, जो नदियां हैं वो साफ़ नहीं है, ये एक समस्या है और इसका हमें समाधान करना है, नदियों को साफ़ करना है। ठीक है, तो मतलब पहला चरण पूरा हो गया कि सरकार ने तय कर लिया कि सरकार को क्या करना है, किन समस्याओं पर काम करना है। तो यहाँ पर उदाहरण मैंने कौन सा दिया, नदियों को साफ़ करने का यहाँ पर उदाहरण मैंने आपको दिया। फिर इसके लिए नीतियाँ बनाई जाएंगी। अब नदियों को कैसे साफ़ किया जा सकता है, इसके लिए मान लीजिए नीतियाँ बनाई जा रही हैं। अब नीतियाँ बनाई गई, 4 नीतियाँ बनाई गई। मान लीजिए नदियों को साफ़ करने से संबंधित चार नीतियाँ बनाई गई। ठीक है, अब 4 में से जो सरकार को सबसे उपयुक्त लगेगा, सरकार उसको चूज़ कर लेगी और निर्णय ले लेगी कि हमें इस नीति को लागू करना है। तो आपको दोस्तों समझ में आया होगा कि पहले चरण में क्या होता है कि सरकार तय कर लेती है कि सरकार को किस समस्या को हल करना है, किस समस्या पर काम करना है। ठीक है, दूसरे चरण में क्या होता है कि सरकार नीति बनाती है। ठीक है, मतलब नीतियाँ बनाई जाती हैं दूसरे चरण में। और जो तीसरा चरण है उसमें यही होता है कि जो सही विकल्प होता है, जो सही नीति होती है, उसको अपना लिया जाता है और निर्णय ले लिया जाता है कि किस नीति को हमें लागू करना है। ठीक है, तो नीति को लागू करने का फैसला किया जाता है, निर्णय ले लिया जाता है तीसरे चरण में। और चौथे चरण में नीतियों को लागू किया जाता है, ज़मीनी स्तर पर नीतियों को लागू किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण हमने लिया कि नदियों को साफ़ करना है, तो नदियों को साफ़ करने का डिसीज़न तो ले लिया कि हम किस तरीके से नदियों को साफ़ करेंगे, हमने नीति बना ली। लेकिन अब फिर ज़मीनी स्तर पर नीति लागू की जाएगी, मतलब उस नीति के अनुसार अब काम किया जाएगा। अगर हम अपने उदाहरण पर वापस जाएं कि हमने यहाँ पर उदाहरण लिया कि मान लीजिए कि नदियों को साफ़ करना है, तो अब यहाँ पर नदियों की सफाई शुरू हो जाएगी। अब वो जो भी नीति है उसके अनुसार नदियों की सफाई शुरू हो जाएगी नीति कार्यान्वयन के तहत। और पांचवा क्या है, नीति का मूल्यांकन। कि मान लीजिए सरकार ने जो भी टारगेट तय किया था कि हमें नदियों को साफ़ करना है, सरकार ने एक टाइम पीरियड भी तो तय किया होगा ना साथ में। तो जो भी मतलब मान लीजिए कि सरकार ने तय किया था कि हमें 5 साल में नदियों को साफ़ करना है, तो अब नीति का मूल्यांकन भी किया जाएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा सरकार नीति का मतलब मूल्यांकन भी करेगी, जांचा जाएगा ये कि नीति कहाँ तक सफल हुई, नीति किस तरह से सफल हो रही है, क्या नीति पूरी तरह सफल रही या नहीं। ठीक है, तो अब मतलब पांचवा चरण क्या है कि नीति का मूल्यांकन किया जाता है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो नीति में सुधार भी लाया जाता है। नीति में थोड़ा बहुत बदलाव भी किया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर ये आपको बातें समझ में आई होंगी। तो संक्षेप में कहें तो नीति निर्माण एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसमें समस्या को पहचाना जाता है, उसके समाधान के लिए नीति बनाई जाती है और लागू की जाती है, फिर उसकी सफलता का मूल्यांकन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये एक चक्र की तरह है, जैसे कि पहले एजेंडा सेटिंग की गई, ठीक है, फिर नीति निर्माण, फिर निर्णय लिया गया, ठीक है, फिर नीति कार्यान्वयन और फिर नीति का मूल्यांकन। तो ये नीति चक्र था। आई होप यहाँ पर आपको ये बातें समझ में आई होंगी। नीति किस तरह से बनती है इस चीज़ को आपने इसमें समझा, लेकिन ध्यान रखिए आगे के चैप्टर में आप कई दूसरे सिद्धांतों को भी और मतलब कई सारे सिद्धांतों को भी समझेंगे जो कि नीति निर्माण से संबंधित हैं। यहाँ पर हमने बस नीति चक्र को समझा, जो कि आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है कि किस तरह से नीतियाँ बनाई जाती हैं। आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।